नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी इस साल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद आपको कुछ बहुत ही नई बातें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ। सामान्य रूप से आपने कई बार बुक्स में पढ़ा होगा कि पृथ्वी की दो गतियां हैं। एक जो अपने अक्ष पर वो गति करती है जिसे हम अक्षीय गति भी कहते हैं, और बहुत ही सामान्य भाषा में हम उसको घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरी वह गति जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर करती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दूसरे ग्रहों के समान हमारी पृथ्वी की भी दो गतियां हैं। पहली जो गति है उसका नाम है घूर्णन और दूसरी जो गति है उसका नाम है परिक्रमण। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ अंग्रेजी भी नाम में भी नाम लिखे हैं, क्योंकि कई बार घूर्णन की जगह अन्य कोई नाम भी आ सकता है, तो वो हमें कंफ्यूज ना करें। इसलिए इंग्लिश मीडियम में जो पेपर होगा दूसरी तरफ जहां लिखा होगा तो वहां पर निश्चित रूप से आपको ये रोटेशन शब्द आपको मिलेगा। पृथ्वी की यहां पर जो दूसरी प्रमुख गति है उसका नाम है रिवोल्यूशन या परिक्रमण। जैसा कि आपको यहां पर एक चित्र में दिख रहा होगा, एक एनिमेटेड है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बीचों बीच सूर्य है और उसके चारों ओर ये जो गति हो रही है, इसमें यहां पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो नीले रंग का दिखाई दे रहा ग्रह, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये अपनी जगह पर लट्टू की भांति जो घूम रही है, अपने अक्ष पर वो जो चक्कर लगा रही है, जो गति कर रही है, उसे हम घूर्णन कहते हैं। और जब ये घूर्णन करती हुई सूर्य के चारों ओर जब ये परिक्रमा कर रही है, इसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। यहां पर आपको इसी चित्र में आपको हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी गति करता हुआ एक छोटा सा पिंड आपको नजर आएगा, और वो हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। चलिए आज की इस क्लास में हम जो पृथ्वी की पहली गति है जिसका नाम है घूर्णन, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहां पर आप कुछ नाम देख रहे होंगे। जो पृथ्वी की पहली और महत्वपूर्ण जो गति है उसका नाम है घूर्णन, या उसी को हम परिभ्रमण कहते हैं। देखिए यहां पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर गति करती है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर जब गति करती है तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। यहां पर देखिए आपको दिख जाएगा कि घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं। अब एक बड़ा कंफ्यूजन यहां से होता है कि परिक्रमण कौन सी है और परिभ्रमण कौन सी है। तो हमें बहुत ही एक सामान्य सी बात याद रखनी है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और वहां पर मूर्ति बीच में होती है और उसके हम चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी जहां पर सूर्य बीचों बीच है और उसके चारों ओर पृथ्वी गति करती है, उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो परिक्रमा से आप परिक्रमण गति याद रख लेंगे तो दूसरी वाली जो गति होगी जिसको हम घूर्णन कहते हैं वह अपने आप जो है वो परिभ्रमण होगी। तो यहां पर जो कंफ्यूजन पैदा यहीं पर होता है कि परिक्रमण कौन सी है और परिभ्रमण कौन सी है। तो परिक्रमण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और परिभ्रमण अपने ही अक्ष पर पृथ्वी जो गति करती है उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। इसी घूर्णन गति का दूसरा जो नाम है वो इसको दैनिक गति भी कहते हैं और इसी को हम अक्षीय गति भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इंग्लिश में इसे रोटेशन कहा जाता है। क्या होता है इसकी परिभाषा हम देखते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब यह है जैसे आपने कुछ पिक्चर में देखा होगा तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। ये इस प्रकार से यहां लिखा रहता है एन, यहां लिखा रहता है एस, यानी कि यह पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा होती है। जनरली देखिए इसमें जहां कहीं भी आपको इस प्रकार से मिलेगा तो ये काल्पनिक रेखा है,
वास्तव में ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि हम पृथ्वी को खोदें और अंदर जाएं और हमें इस प्रकार की कोई लोहे की रोड मिले जिसके सहारे हमारी पृथ्वी घूर्णन करती हो और उसको हम पृथ्वी का अक्ष कहें। ये केवल मात्र एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है और नॉर्थ पोल से होती है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और साउथ पोल की ओर ये निकलती है। यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम अक्ष कहते हैं। तो हमारे अक्ष की परिभाषा यही होगी। इंग्लिश में से एक्सिस कहा जाता है जो दोनों पोल्स को मिलाता है और पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरता है। चलिए, तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। इसीलिए क्योंकि सूर्य हमारा स्थिर है और हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, क्योंकि पूर्व वाला भाग सूर्य के सामने पहले जाता है, इसीलिए हमेशा सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में दिखाई देता है या सूर्योदय जो है वो पूर्व दिशा में होता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारी पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व में है, लेकिन घड़ी की सुई के विपरीत। जैसे घड़ी की सुई के विपरीत कैसे होगी, तो यहां से हम उसको देखते हैं। अगर घड़ी लगा दें तो उसकी जो सुई है उसकी दिशा ये होगी चलने की, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वो घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि अगर यहां पर हम पृथ्वी अगर ले लें तो उसका घूर्णन जो है वो इस प्रकार से होगा, घड़ी की सुई के विपरीत होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका पूरा जो उत्तर है वो ये होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घड़ी की सुई के विपरीत, या जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज लट्टू की तरह घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति या पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, इसलिए इस गति को दैनिक गति कहा जाता है। जैसे यहां पर हमने बहुत सारे अलग अलग नाम देखे। सबसे पहला नाम था घूर्णन। तो घूर्णन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, लट्टू की तरह घूमती है, रोटेट करती है, इसलिए इसका नाम यहां से घूर्णन हुआ। क्योंकि अपने ही अक्ष पर वो परिभ्रमण करती है, भ्रमण करती है, इसलिए उसका नाम परिभ्रमण हुआ। और दैनिक गति उसका नाम इसलिए हुआ है क्योंकि इसी गति के कारण, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात का निर्माण होता है, इसलिए उसको हमने यहां से दैनिक गति कहा है। और इसके अलावा चूंकि यह गति पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है, अपने एक्सिस पर करती है, इसलिए इस गति को हम अक्षीय गति कहते हैं। तो यहां से यह चीज भी निकल करके हमारे सामने आई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो क्या होता है, यानी कि हमारी घूर्णन गति जो है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो क्या है। देखिए यहां पर आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि यहां ये जो तीर का निशान है, यहां पर हमारा नॉर्थ पोल और यहां पर हमारा साउथ पोल। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये पृथ्वी का अक्ष जो कि झुका हुआ है, और ये पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसके बाद में जैसे ये अक्ष अगर मान लें, इसको नॉर्थ पोल मान लें, इसको साउथ पोल मान लें, तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो इस अक्ष के सारे इस प्रकार से है, जो आपको यहां पर इस पिक्चर में, इस इमेज में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के हमारी पृथ्वी इस तरफ घूर्णन कर रही है, और ये जो दिशा है वो नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये हमारी दिशा होगी ईस्ट, यानी कि हमारी पृथ्वी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, और घड़ी की सुई के विपरीत यहां पर हमें घूर्णन करती हुई नजर आ रही है। अगर इस वाली इमेज में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और इसकी सीधी किरणें यहां पृथ्वी पर पड़ रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, और ये इसमें जो रेड कलर की लाइन बीचों बीच दिखाई दे रही है आपको, ये भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। और यहां पर आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, इसको अगर आप देखेंगे तो, और ये पृथ्वी को यहां पर 2 भाग में यहां पर बांटा जा रहा है। देखिए अब इधर वाला जो भाग है वो थोड़ा आपको छायांकित भाग दिख रहा है,
और ये वाला जो भाग है वो आपको उजाले में दिख रहा है, यानी कि सूर्य के सामने, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है उस वाले भाग में होता है दिन, और इसके विपरीत वाला जो भाग है जहां पर ये छाया में रह जाता है, विपरीत वाले भाग में रह जाता है, यहां पर होती है रात। तो हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो पहली और महत्वपूर्ण गति है, उसके कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात का निर्माण होता है। जनरली हम यह कहते हैं कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी अवधि में भी परिवर्तन होता है, जिसके बारे में हम आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक और इमेज हमारे सामने है और इसमें दिखाई दे रहा है हमें, यहां पर ये हमारा उत्तरी ध्रुव, यहां पर दक्षिणी ध्रुव, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो रेखा है ये विषुवत वृत्त, और देखिए ये वाला भाग इसकी विपरीत है, यानी हमारी पृथ्वी के दूसरी वाली तरफ है। तो ये वाला जो भाग है ये हमें सामने दिखाई दे रहा है पृथ्वी के, और ये वाला भाग जो है वो पृथ्वी के विपरीत वाले भाग में। चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वो जियोड शेप में है तो ये विपरीत वाले भाग में है, और ये वाला जो भाग अब हमें दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी को अंधेरे और उजाले में बांटने वाली रेखा है। ये वाली जो लाइन होगी ये सामने है पृथ्वी के, और ये वाली जो है वो विपरीत है। कुल मिलाकर के ये इतना जो भाग होगा, इस वाले भाग में छायांकित भाग होगा, यहां पर रात होगी, और इसके सामने वाले भाग में दिन वाली स्थिति होगी। और ये जो व्रत है जो हमारी पृथ्वी को अंधेरे और उजाले में बांटता है, जो पूरी पृथ्वी को इस प्रकार से, ये लाइन सामने और ये वाली भाग विपरीत की ओर, जो पृथ्वी को अंधेरे और उजाले में बांटता है, इसको हम प्रकाश व्रत कहते हैं, या इसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। प्रकाश व्रत इसे हम कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारी घूर्णन गति है वो कितने समय में कंप्लीट होती है। तो देखिए यहां पर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन करने की जो अवधि है वो लगभग 24 घंटे है। जनरली हम एक सामान्य भाषा में काम में लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, लेकिन अगर उसी का हम एग्जैक्ट टाइम अगर देखें तो वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड जो है वो इसका एग्जैक्ट टाइम है, जितने समय में हमारी पृथ्वी जो है वो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है। सामान्यतः हम वैसे दिन और रात दोनों को मिलाकर के कई बार एक सामान्य भाषा में हम एक दिन भी कहते हैं, तो एक दिन में पूरा कर लेती है, या हम यह कह सकते हैं कि यहां पर इसके कारण दिन रात का निर्माण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में ये 0.46 किलोमीटर की गति करती है। ये घूर्णन गति की हमारी स्पीड है। और अगर आप यही 60 डिग्री अक्षांश पर अगर आप देखो तो हमारी पृथ्वी की जो गति है वो लगभग इसकी आधी रह जाती है। किसकी आधी? भूमध्य रेखा पर जो गति है, यानी कि जो 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसकी ये 60 डिग्री अक्षांश पर यह गति आधी रह जाती है, और वो 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। और ध्रुवों पर जाते जाते, किसी भी ध्रुव की ओर, भले उत्तरी ध्रुव की ओर ले लो या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर यह गति शून्य हो जाती है। यानी कि यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आप भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर जाते हो, यानी कि किसी भी ध्रुव की ओर, भले आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाओ या ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाओ, तो यहां पर जो गति है वो गति, यानी कि जो घूर्णन गति है वो घूर्णन गति लगातार कम होती जाती है, जिसको हमने यहां से देखा कि भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड और 60 डिग्री अक्षांश पर 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ध्रुवों पर जाते जाते वो हो जाती है शून्य। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी घूर्णन गति के बारे में एक बात यहां से कही जाती है कि भिन्न अक्षांशों पर
भिन्न अक्षांशों पर जो घूर्णन गति है वो भिन्न है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, भिन्न अक्षांशों पर भिन्न घूर्णन गति। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की सर्वाधिक जो घूर्णन गति है वो भूमध्य रेखा पर होती है और सबसे कम जो घूर्णन गति है वो ध्रुवों पर होती है और ध्रुवों पर ये बिल्कुल शून्य हो जाती है, जिसका आगे हम प्रभाव देखेंगे कि इस घूर्णन गति का पवनों के चलने पर यानी कि पवनों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आगे की क्लास में आपको ये भी मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि इस घूर्णन गति के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, या इन परिणामों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न जैसे रीट के जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक सीधा सीधा है पृथ्वी की गतियां। तो ये सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है या ये 24 घंटे में अपना पूरा घूर्णन कर लेती है। लेकिन यहाँ पर इसके जो परिणाम है उनके ऊपर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। और इस क्लास को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ 10-15 प्रश्न इस प्रकार के लेकर आऊंगा जो इस घूर्णन गति वाले टॉपिक में से, यानी कि पृथ्वी की गतियों का एक जो भाग है पृथ्वी की घूर्णन गति, उसमें से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और रीट की एग्जाम में भी जो पूछे जा सकते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। तो देखिए इसके परिणामों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जिसके बारे में अभी हमने बात कर ली थी, दिन व रात का निर्माण होता है, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पर दिन होता है, जो भाग विपरीत भाग में रह जाता है उस भाग में रात होती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर घूर्णन करती रहती है तो बारी बारी से दिन और रात का निर्माण हमारी पृथ्वी पर होता रहता है। दूसरा यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी का विशेष आकार। और वो विशेष आकार कौन सा है, जिसको हम जियोड कहते हैं, इंग्लिश में जिसको जियोड कहा जाता है, या हिंदी में जिसको लघुवक्ष गोलाब या गोलाब इसको यहां से कहा जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है, लघुवक्ष गोलाब या जियोड शेप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का विशेष आकार यानी कि जो जियोड है या जिसको हम लघुवक्ष गोलाब या गोलाब कहते हैं, ये किस प्रकार का होता है। जैसे सामान्य तौर पर अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें कि जियोड या लघुवक्ष गोलाब किसे कहा जाता है, जैसे हम कहें कि अगर कोई आकृति है जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है, तो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। कोई आकृति किस प्रकार की है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम वर्ग कहते हैं। या कोई एक आकृति इस प्रकार की हो सकती है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसको हम आयत कहेंगे। उसी प्रकार से जियोड की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए जियोड की परिभाषा के बारे में इस प्रकार से है कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए अगर मैं आपको इस प्रकार से समझाना चाहूं कि एक अगर हमें गुब्बारा ले जो बिल्कुल उसमें हवा हमने भर ली और बिल्कुल गोल आकार का है, अब उसके एक हाथ आपने ऊपर की तरफ रखा और एक हाथ हमने नीचे की तरफ रखा। अब इसको आप हल्के से यूं दबाइए, दबाने पर देखिए हमारा जो उत्तरी हाथ ऊपर वाला जो हाथ है वो उसको हम उत्तरी ध्रुव मान लेंगे और जो हमारा नीचे वाला हाथ है उसको हम दक्षिणी ध्रुव मान लेंगे। तो इसको जब हम यहां से दबाएंगे तो जहां से ये पृथ्वी दब जाएगी वो दोनों हमारे ध्रुव हैं। अब ये दबने के बाद जो गुब्बारा है वो बीच की ओर बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। और बीच की ओर जहां से बाहर निकल जाएगा यानी मान लीजिए कि बीचों बीच यानी कि भूमध्य रेखा पर बाहर निकल जाएगा। तो हमारी पृथ्वी का एक विशेष आकार है कि इसको अगर आप यहां से दबा दो तो यहां पर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर आपको थोड़ी सी फ्लैटनेस दिखाई देगी यहां पर, यानी कि यहां वाला जो भाग है वो थोड़ा अंदर की ओर दब जाएगा यहां पर, और यहां से हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी बाहर की ओर निकल जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसके बारे में कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो ध्रुवों पर उसमें चपटापन है और भूमध्य रेखा पर यानी कि यहां पर जो भूमध्य रेखा होगी यहां पर ये थोड़ी सी बाहर की ओर निकली हुई है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोलर फ्लैटनेस। पोल्स पर वो थोड़ी फ्लैट है और इक्वेटोरियल बल्ज यानी कि इक्वेटर पर यानी कि भूमध्य रेखा पर वो उभार लिए हुए हैं या बाहर की ओर निकले हुए हैं।
तो ये हमारी पृथ्वी का विशेष आकार है जिसको हम जियोड या जिसको हम लग्वक्स गोलाभ कहते हैं। अब घूर्णन गति का इसमें क्या योगदान है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो प्रारंभिक अवस्था में तरल अवस्था में थी। तो जब भी वो जैसे ही उसका जो घूर्णन हो रहा था, तो ध्यान देना, जब भी कोई वस्तु घूर्णन करने लगती है तो उसके बीचों बीच में एक केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कार्य करने लग जाता है, जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको हम कहते हैं। और उसी बल के कारण पृथ्वी जो है वो बीच से थोड़ा सा बाहर निकल गई, या उसमें बीच वाले भाग में इसमें यहां पर उभार आ गया, और दोनों जगह पर जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर हल्की सी वो इस प्रकार से नीचे बैठ गई। यानी कि यहां पर पोल्स पर जो है, दोनों ध्रुवों पर जो है यहां पर एक चपटापन आ गया। तो पृथ्वी का जो विशेष आकार है जिसको हम जियोड कहते हैं या जिसको हम गोलाभ या लग्वक्स गोलाभ कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी की कौन सी गति का परिणाम है? तो वो घूर्णन गति का परिणाम है। इसलिए हमें यहां से इसको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है ज्वार भाटा के समय में परिवर्तन। देखिए, ये इसके समय में परिवर्तन कैसे आता है इसको भी हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्वार भाटा के समय में परिवर्तन कैसे होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ज्वार भाटा क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब हमारी पृथ्वी पर समुद्र का जो जल है वो ऊपर उठता है और उसका तल नीचे बैठता है, वो ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार में जल का जो तल है वो ऊपर की ओर बढ़ता है और भाटा में जो तल है वो नीचे की ओर आता है, और सम्मिलित इसकी जो प्रक्रिया है उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। अब इसमें देखिए ये किस प्रकार से कार्यरत होता है, इसको हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर अगर मान लीजिए अगर आप समुद्र मान लो, इसके चारों ओर मान लेते हैं कि ये समान गहराई वाला समुद्र है, और यहां पर आप चंद्रमा को मान लें मून, तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, इसका आकर्षण बल यहां पे काम करता है, और हमारी पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? तो देखिए, ये जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कारण क्या होता है कि यहां पर जो समुद्र का जो जल है वो ऊपर की ओर इस प्रकार से उठता है इसके सामने वाले भाग में, और ये जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल ऊपर की ओर उठता है इसी को हम ज्वार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 24 घंटे बाद में क्या होगा, या हम कह दें कि हमारी पृथ्वी घूर्णन करती रहती है, और घूर्णन के कारण ये होगा कि ये वाला जो भाग है वो 12 घंटे बाद में यहां आ जाएगा। यानी कि अभी जो भाग है वो 12 घंटे बाद में गति करके इस प्रकार से पीछे की ओर आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहां पर बिंदु लगा दें ए और यहां पर कोई बिंदु है बी, तो ये जो ए बिंदु है वो 12 घंटे बाद में यहां आ जाएगा, और ये बी बिंदु इस तरफ ए के स्थान पर आ जाएगा। लेकिन इसी समय क्या होगा, जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है इस प्रकार से, इसकी परिक्रमण गति भी एंटी क्लॉकवाइज है या घड़ी की सुई के विपरीत है। तो उस समय तक हमारा जो चंद्रमा है वो थोड़ा आगे आ जाएगा, यानी कि वो परिक्रमा करते हुए थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाएगा। जब ये ए स्थान जहां पर पहले इसके नीचे ठीक नीचे यहां पर ज्वार आया था, ये स्थान पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब ये लौट करके वापस यहां पर अपनी जगह पर आएगा, ये ए बिंदु अपने स्थान पर वापस आएगा जब पृथ्वी गति करके, तो चंद्रमा कुछ आगे बढ़ चुका होगा, और फिर इसी स्थान को इस चंद्रमा के नीचे वापस जाना है तो इसको यहां पर थोड़ा सा अतिरिक्त समय लगेगा। यानी कि वापस जो ज्वार आएगा उसमें थोड़ा सा विलंब होता है, और ये विलंब जो है वो लगभग 26 मिनट की देरी के कारण आता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ज्वार जो है उसमें जो विलंब होता है या उसकी स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसमें भी किसका योगदान होता है? तो वो पृथ्वी की घूर्णन गति का योगदान होता है, या घूर्णन गति का वो परिणाम है। इसलिए ज्वार के समय में जो परिवर्तन आता है वो इसका एक परिणाम होगा। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि घूर्णन गति का कौन सा एक परिणाम है और उसमें आपको ये दिखे ज्वार भाटा के समय में परिवर्तन, तो यहां से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्लास में मैं आपको ज्वार भाटा उनकी किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, कौन कौन से बल उसमें कार्यरत होते हैं, प्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है, अप्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है, और उनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं,
जैसे कि अगला ज्वार कब आएगा, ठीक है, अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, अगला अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, या पृथ्वी की घूर्णन गति को यदि हम दुगुना कर दें, आधा कर दें, तो ज्वार भाटा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी होगी, तो उसे भी आप जरूर देखें। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, उसमें लिखा है पवनों व समुद्री धाराओं में विक्षेपण, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, विक्षेपण को हम इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेक्शन। जनरली एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसको हम पवने, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलती है और वो अपनी दिशा से थोड़ी बहुत मुड़ती है, तो उस मुड़ने को भी यहां पर हम, उस मुड़ने वाली जो बात है उसी को हम विक्षेपण कहते हैं। क्योंकि भिन्न अक्षांशों पर घूर्णन गति जो है वो भिन्न है, तो यहां पर क्या होता है कि पवनों में जैसे ही पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, तो उनमें उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर एक मुड़ने वाली बात पाई जाती है, जो कि घूर्णन गति के कारण होती है। और उसी बात को सबसे पहले बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम कोरियोलिस था, जिनका पूरा नाम था जी कोरियोलिस। उन्होंने सबसे पहले उस बात को बताया। अब चूंकि ये मुड़ने वाला जो बल है ये तो शुरू से था, तो ऐसा नहीं है कि कोरियोलिस ने इस बल का जो है कोई आविष्कार किया है, ये पहले से मौजूद था, पवने पहले से मुड़ती थी और कोरियोलिस ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। इसलिए इनके नाम पर ही इस बल को, जो पवनों के मुड़ने वाला बल है, उस बल को हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं। तो ध्यान देना, पवने जो मुड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर जो मुड़ती है, और इसी के साथ में समुद्री धाराओं में भी जो उनकी दिशा में जो परिवर्तन आता है, जो विक्षेपण आता है या जो डिफ्लेक्शन आता है, वो भी पृथ्वी की घूर्णन गति का ही परिणाम होता है। इसलिए यहां से ये दोनों प्रभाव भी यहां पर काम करते हैं। और अगला जो घूर्णन गति का परिणाम है वो है अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति। जैसे अभी थोड़ी सी बात इससे पहले जो पृथ्वी का विशेष आकार हमने जियोड देखा था, उसे में मैंने बताया था। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक रस्सी लो और उसमें एक तरफ आप एक पत्थर बांधो और उसको अगर आप इस प्रकार से गोल गोल घुमाओ, तो उसमें क्या होता है, एक गति उसमें उत्पन्न हो जाती है और वो गोल गोल घूम रही है। अगर आप उसको छोड़ दो तो वो पत्थर जो है, वो जो जिससे रस्सी बंधी हुई है, वो छूट करके काफी दूरी पर जाकर के गिरता है। यानी कि वो, ये हमारा केंद्र है जहां से हम उसको घुमा रहे हैं, उसको छोड़ने पर वो बहुत दूरी पर जाकर के गिरेगा। वो कौन से बल के कारण जाता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल का अर्थ होता है केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही, घूर्णन गति के कारण ही एक बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक है, चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, और वही बल जो है वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि घूर्णन गति जितनी ज्यादा होती है, अपकेंद्रीय बल उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर अगर आप देखो तो सर्वाधिक घूर्णन कहां है, भूमध्य रेखा पर। तो इसका अर्थ यह है कि सर्वाधिक अपकेंद्रीय बल है वह भी भूमध्य रेखा पर ही पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये इतने सारे इसके परिणाम हैं। दिन रात का निर्माण, पृथ्वी का विशेष आकार, ज्वार भाटा के समय में परिवर्तन, ठीक है, और इसके अलावा पवनों व समुद्री धाराओं में विक्षेपण, यानी कि उनकी दिशा में परिवर्तन, डिफ्लेक्शन, और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि पवनों और समुद्री धाराओं में जो विक्षेपण आता है या उनकी दिशा में परिवर्तन आता है, वो कोरियोलिस बल के कारण ही आता है। और कोरियोलिस बल वास्तव में क्या है, पृथ्वी की अलग अलग अक्षांशों पर घूर्णन गति अलग अलग है, और अलग अलग घूर्णन गति होने के कारण ही पवनें और धाराएं अपनी दिशा से थोड़ी सी मुड़ जाती है। वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, जिसको कोरियोलिस ने सबसे पहले बताया था, इसलिए कोरियोलिस बल उनका नाम पड़ता है। पवनों वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है और ये बल किस प्रकार से कार्य करता है। और एक लास्ट जो हमने पढ़ा, अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति। आज की क्लास में हमने पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में पढ़ा। इसी क्लास का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम परिक्रमण गति के बारे में पढ़ेंगे और उसके कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर बाद में एक क्लास हम करेंगे जिसमें इससे संबंधित किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जो
किसी भी क्लास के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे, ताकि सब कुछ पढ़ लेने के बाद जब आप परीक्षा में आते हुए सवाल को भी जब आप गलत कर देते हैं तो कुछ प्रश्न या कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे ताकि आप किसी भी प्रश्न को गलत ना करो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।